नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बाबरी विध्वंस मामले में अदालत का फैसला आ गया है। अदालत ने बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। बीएचपी नेता अशोक सिंघल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है। फैसले में कहा गया है कि फोटो, वीडियो, फोटोकॉपी में जिस तरह से सबूत दिए गए हैं उनसे कुछ साबित नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने पर अदालत आज निर्णय लेगी। इस दौरान याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता अदालत में मौजूद रहेंगे। बता दें कि 1973 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच समझौता हुआ था, जिसे रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की गई है। विदेशी चंदा लेने वाले संस्थानों पर अब सख्त निगरानी की जा सकेगी। संशोधित विदेशी अंशदान कानून प्रभावी हो गया है। गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। कानून में एनजीओ के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों के आधार नंबर को देना जरूरी बनाया गया है। विदेश कोष हासिल करने वाले एनजीओ को कोष का 20% खर्च करने की ही अनुमति होगी। इसके साथ ही कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं। एलएसी को लेकर चीन की परिभाषा को भारत ने खारिज कर दिया है। चीन के एक बार फिर एलएसी को तय करने के लिए 1959 के एकतरफा समझौते का हवाला दिया गया। भारत ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 1959 की स्थिति चीन की एकतरफा परिभाषित एलएसी है, जिसे भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए स्क्वाड के विदेश मंत्री 6 अक्टूबर को टोक्यो में कूटनीतिक वार्ता करेंगे। स्क्वाड देशों में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। जापानी मीडिया ने विदेश मंत्री के हवाले से यह जानकारी दी है। इस बैठक में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के तौर तरीकों पर बातचीत होगी। पीएम मोदी ने हाथरस कांड को लेकर सीएम योगी से बात की है। शायद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री ने सीएम योगी से किसी मुद्दे को लेकर बात की है। सीएम योगी ने पीएम मोदी को पूरी घटना की जानकारी दी, साथ ही सख्त कार्रवाई की भी जानकारी दी है। हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसके लिए सीएम योगी ने भगवान स्वरूप की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया है। वहीं आज रात दिल्ली से लाई गई निर्भया का करीब 2:30 बजे अंतिम संस्कार करा दिया गया। इसको लेकर भी परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी ने हाथरस कांड में सीएम योगी का इस्तीफा मांगा है। प्रियंका ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने रात को 2:30 बजे परिजनों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करा दिया। बताया जा रहा है कि परिजन अंतिम संस्कार दिन में करवाने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस व प्रशासन नहीं माना। इस घटना को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ने परिजनों से उसका अधिकार छीन लिया है। हाथरस कांड को लेकर मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उसे इसका खुद ही संज्ञान लेना चाहिए। मायावती ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस संगीन मामले में खुद कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। मायावती ने कहा है कि पुलिस की कार्यशैली संदेहास्पद है। सीएम योगी ने 2024-25 महाकुंभ के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी जनवरी में माघ मेले के लिए भी कार्य योजना बनाकर शासन को सौंपी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रयागराज मंडल में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने स्मार्ट सिटी के कार्यों की प्रगति की सराहना करते हुए शेष कामों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जेवर हवाई अड्डे को लेकर यूपी सरकार ने समझौते की समय सीमा बढ़ा दी है। परियोजना के लिए चयनित कंपनी के साथ मुख्य समझौते पर हस्ताक्षर अब 31 मार्च 2021 तक किए जा सकते हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कोरोना से उपजी परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। आज सुबह से उत्तराखंड से यूपी दिल्ली रूट पर रोडवेज बसों का परिचालन शुरू हो गया है। दून में आईएसबीटी ने सुबह 5:30 बजे पहली बस रवाना की। आईएसबीटी ने प्रथम चरण में 8 बसें दिल्ली रूट पर चलाई जानी है। एक घंटे के अंतराल पर गाड़ियां दिल्ली रवाना होंगी। वहीं व्यवस्थाओं के लिए कौशाम्बी डिपो में अधिकारियों की नियुक्ति की गई। आयकर विभाग ने 1 अक्टूबर से टीसीएस प्रावधान लागू करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ई वाणिज्य ऑपरेटर को 1 अक्टूबर से माल एवं सेवाओं की बिक्री पर 1% की दर से कर देना है। आयकर कानून 1961 में एक नई धारा जोड़ी गई है। सरकार ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन के वितरण में 80,000 करोड़ रुपए खर्च आने की बात से वो सहमत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने सीरम इंस्टीट्यूट के ट्वीट का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने पूछा था कि इतना पैसा कहां से आएगा। सीरम ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन देने में 80,000 करोड़ का खर्च आएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के आरोपों पर भारत सरकार ने पलटवार किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि एमनेस्टी का रुख और उसका बयान दुर्भाग्यपूर्ण और सच्चाई से दूर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को विदेशी योगदान कानून को मानना होगा। नियामकों को दरकिनार करने के लिए एमनेस्टी यूके ने भारत में पंजीकृत 4 कंपनियों को एफडीआई बताकर बड़ी मात्रा में धनराशि दी थी। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं अब ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा है कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार के मंत्री भ्रम फैला रहे हैं। इसलिए इस कानून के खिलाफ किसान
26 और 27 नवंबर को दिल्ली का घेराव करेंगे, जिससे सरकार को जवाब दिया जा सके। अमरिंदर सिंह ने कृषि कानून को क्रूर बताया। उन्होंने कहा कि विरोध कर रहे किसानों को कांग्रेस का पूर्ण समर्थन है। अगर राज्य के कानून में संशोधन की आवश्यकता हुई तो वो विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करेंगे। सिंह ने कहा कि किसानों के 31 संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों से मंडियों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नए कानून में एमएसपी का प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार इस मुद्दे पर किसानों को गुमराह कर रही है। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। सामंत ने खुद इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब तक वायरस से संक्रमित हुए मंत्रियों की संख्या 1 दर्जन से अधिक हो गई है। वहीं हिमाचल से भाजपा सांसद इंदु गोस्वामी को भी संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 80,500 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 86,061 लोग रिकवर हुए हैं। राहत की बात यह कि लगातार 11वां दिन था जब देश में 90,000 से कम केस आए। देश में अब तक 62,23,000 केस सामने आ चुके हैं। 52 लाख ठीक भी हो चुके हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सुशांत केस की जांच पर बड़ा बयान दिया है। पवार ने कहा कि सुशांत के मामले की जांच अलग दिशा में चली गई है, इसलिए सुशांत मामले की जांच उलझ कर रह गई है। इसके अलावा शरद पवार ने सीबीआई जांच पर भी कई सवाल उठाए हैं। गुजरात के राजकोट में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 मापी गई। इसका केंद्र उपलेटा से 25 किलोमीटर दूर 14 किलोमीटर की गहराई में था। हालांकि जान माल के नुकसान होने की खबरें नहीं है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मैक्स हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। सिसोदिया की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है और उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। डॉक्टरों ने उन्हें 1 हफ्ते तक आराम करने की सलाह दी है। डॉक्टरों ने कहा कि मनीष सिसोदिया को मैक्स अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी से काफी लाभ हुआ है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हाथरस कांड को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि योगी जी फिल्म सिटी की जगह अपराध मुक्त शहर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते, जिससे हमारी बहनें सुरक्षित रहती। देशमुख ने कहा है कि आदित्यनाथ जी की आशा है कि दोषी जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। मुंबई में मास्क न लगाने वालों को सार्वजनिक वाहनों में प्रवेश की इजाजत नहीं मिलेगी। बीएमसी ने कहा है कि जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उन्हें बसों, टैक्सियों आदि में यात्रा की अनुमति नहीं होगी। बीएमसी ने कहा है कि माल कार्यालयों और सोसाइटी जैसे स्थान पर स्टिकर चिपकाए जाएंगे। साथ ही मास्क न लगाने वालों से 200 रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे खराब प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि समस्याओं से निपटने को लेकर सरकार का आर्थिक प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं है। हालांकि बनर्जी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर में सुधार देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शहबाज शरीफ को 1 दिन पहले ही राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ 700 करोड़ रुपए के धन शोधन का आरोप है। अमिताभ बच्चन ने बड़ा ऐलान किया है। अमिताभ ने कहा है कि मैंने कोट पर एक छोटा सा ग्रीन कलर का रिबन लगाया है। ये आपको इशारा करता है कि मैंने अपने शरीर के अंगों को दान कर दिया है। साथ ही बच्चन ने अन्य लोगों से भी अंग दान करने की अपील की है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फीस माफ करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है, जिसमें सरकार ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें कि छात्रों को फीस जमा करने के लिए आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तय की गई है। वहीं कोरोना का हवाला देकर याचिका में फीस माफ करने की मांग की गई है। लखनऊ में महिला अपराध से जुड़ी शिकायतें घर बैठे दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके लिए लखनऊ पुलिस ने मेल आईडी जारी की है। महिला संबंधी मामलों को निपटाने की जिम्मेदारी लखनऊ नॉर्थ डीसीपी शालिनी सिंह को दी गई है। महिलाएं अपनी शिकायत ईमेल कर सकती हैं। पुलिस इन्हें 10 दिन में निपटाएगी। जेईई एडवांस्ड परीक्षा के रिजल्ट पर घोषणा की गई है। इसमें कहा गया है कि इसका रिजल्ट ऑनलाइन मोड में 5 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि देश के सभी 23 आईआईटी में इसी परीक्षा के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। इसमें बैचलर, इंटीग्रेटेड मास्टर्स और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम शामिल हैं। इसके लिए जेईई एडवांस परीक्षा आयोजित की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता का निधन हो गया है। उनके पिता 92 वर्ष के थे। बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण बिरला पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। कोटा के किशोरपुरा शमशान घाट में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसद की स्थायी समिति के प्रमुख बने रहेंगे। हरसिमरत कौर बादल को विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। ओम बिरला ने वेंकैया नायडू से मशविरा करने के बाद कई संसदीय समितियों के पुनर्गठन का ऐलान किया। गाजियाबाद पुलिस ने मानव तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मानव तस्करी कर लाए गए 19 नेपाली बच्चों को छुड़ाया है। पुलिस ने बच्चों को लाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली महिला आयोग की सूचना पर मानव तस्करी के मामले में कार्रवाई की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच करने के लिए राज्य में स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि सीबीआई को रोकने के लिए केरल सरकार अध्यादेश लाने की
कोई भी योजना नहीं बना पा रही है। विपक्ष इस मामले में अफवाह फैला रहा है। मुंबई में लोकल ट्रेन में आम लोगों को सफर की अनुमति नहीं है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार कुछ ऐसा करे जिससे आम लोग भी लोकल ट्रेन से यात्रा कर सकें। कोर्ट ने कहा है कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ऐसे में सरकार को सस्ती यात्रा के लिए कदम उठाने चाहिए। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में कार्यरत 404 कर्मी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। संक्रमित होने वालों में 351 सेवादार और 53 कर्मचारी हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक स्थल अभी नहीं खोले जा सकते। कोरोना के बीच अब देश में कुछ हिस्सों में एक और बीमारी जन्म ले रही है। गुजरात के कुछ इलाकों में कांगो फीवर के मामले आने के बाद महाराष्ट्र में पालघर प्रशासन ने कांगो फीवर के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये फीवर पशुओं से इंसानों में फैलता है। अब दिव्यांग और एससी युवाओं को स्टार्टअप में भी आरक्षण मिलेगा। सरकार ऐसे छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए अम्बेडकर सोशल इनोवेशन मिशन के तहत इसी हफ्ते स्टार्टअप योजना ला रही है। 1000 छात्रों को 3 साल के लिए स्टार्टअप में 30 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाएगी। आंध्र प्रदेश सीएम जगनमोहन रेड्डी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कोरोना महामारी की स्थिति के साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि स्कूलों को 2 नवंबर से दोबारा खोलने के फैसले को स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने अब 5 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला किया है। तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान जनता को अभी तक जारी कई प्रतिबंधों में राहत दी जाएगी। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में हालात ठीक नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान का सिलसिला शुरू हो गया है। सीटों के बंटवारे की चर्चा के बीच कांग्रेस ने आज बिहार इकाई और कांग्रेस विधायक दल के नेता को दिल्ली बुलाया है। वहीं बिहार की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्क्रीनिंग कमेटी भी कल दोपहर 3 बजे बैठक करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय द्वारा नवरात्रि को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। गाइडलाइंस के अंतर्गत घर में मूर्तियां 2 फीट और पंडालों में 4 फीट से अधिक ऊंची नहीं होनी चाहिए। वहीं सरकार ने गरबा और डांडिया पर रोक लगा दी है। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। भारत ने अमेरिका से अमेरिकी राइफल्स खरीदने की सैन्य डील को अंतिम रूप दे दिया है। इसमें भारत ने अमेरिका के साथ 2290 करोड़ रुपए का सौदा किया है। वही अमेरिकी राइफल्स खरीदने की खबर से चीन ने मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है। हरियाणा सीएम खट्टर ने कहा है कि अब किसानों को धान की फसल बेचने के लिए जींद की नई अनाज मंडी खोल दी गई है। यहाँ किसानों को धान की फसल बेचने की व्यवस्था की गई है। हालांकि किसानों को धान बेचने के दौरान कई तरह की दिक्कतें हुई हैं। इससे नाराज किसानों ने ट्रैक्टर ट्रालियों से मंडी गेट को जाम कर दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना में फ्री सिलेंडर पाने के लिए आज आखिरी तारीख है। अगर अब तक आपने मुफ्त गैस सिलेंडर नहीं लिया है तो आज ले सकते हैं। आपको बता दें कि इस योजना में सितंबर के बाद गैस सिलेंडर फ्री में नहीं मिलेगा। दरअसल कोरोना काल में सरकार ने उज्ज्वला योजना में मुफ्त सिलेंडर देने की शुरुआत की थी। सीटों को लेकर एनडीए के बीच चल रही माथापच्ची आज समाप्त हो सकती है। एनडीए आज सीटों के बंटवारे को लेकर आधिकारिक रूप से अपना अंतिम निर्णय लेगी। इसी सिलसिले में भाजपा और जेडीयू के शीर्ष नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बुधवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 27 अंक नीचे गिरकर 37,946 के स्तर पर खुला। वही निफ्टी 10 अंकों की गिरावट के साथ 11,212 के स्तर पर खुला। निवेशकों की नजर इस हफ्ते की आर्थिक गतिविधियों पर है। देश में अगस्त के महीने तक 10 वर्ष से ज्यादा उम्र का हर 15 में से एक व्यक्ति वायरस के संपर्क में आ चुका है। आईसीएमआर ने दूसरे सीरो सर्वे के आंकड़ों को सार्वजनिक किया है, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है। आईसीएमआर का पहला देशव्यापी सीरो सर्वे 11 मई और 4 जून के बीच किया गया था। इसमें कुल संक्रमण का प्रसार लगभग 1% था। सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से मात दी है। हैदराबाद ने 4 विकेट पर 162 रन बनाए थे। वहीं हैदराबाद की अनुशासित गेंदबाजी के आगे दिल्ली 7 विकेट पर 147 रन ही बना सकी। सनराइजर्स ने 3 मैचों के बाद पहली जीत हासिल की। वहीं दिल्ली की ये 3 मैचों में पहली हार है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।